Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is important from our syllabus GS paper 2, International Institutions point of view. So the first article is about Paris Club. तो देखते हैं पेरिस क्लब के बारे में. देखिए, पेरिस क्लब को समझने से पहले ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में. तो ये जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इसको अनाउंस किया गया था नवंबर 2020 में इन ऑर्डर टू डील विथ अनसस्टेनेबल डेट फेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज एज एन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. सरल भाषा में कहें तो कोविड-19 के बाद अलग अलग इकोनॉमीज़, खासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आया. एंड मैनी सच डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और पुअर इकोनॉमीज़ वे आर नॉट एबल टू पे बैक द डेट अमाउंट और इवन द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ देयर पब्लिक डेट. तो इस कारण से उनका जो उधार लिया हुआ जो अमाउंट था दैट वाज बिकमिंग अनसस्टेनेबल. तो फिर G20 कॉमन फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसका मेन पर्पस था कि ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प करें इन slowly making them capable of paying back their debts. और इसके लिए बनाया गया G20 कॉमन फ्रेमवर्क. तो याद रखिए, अनसस्टेनेबल डेट्स को धीरे धीरे रीस्ट्रक्चर करके वापस से ऐसे कंट्रीज़ को कैपेबल बनाया जाए अपने डेट्स को पे करने के लिए. इसके लिए लाया गया G20 कॉमन फ्रेमवर्क. दिस G20 कॉमन फ्रेमवर्क was an initiative that was of course endorsed by G20. Apart from this, it was also endorsed by Paris Club. तो पेरिस क्लब नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने G20 के साथ साथ मिल करके ये जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इसको इंडोर्स या सपोर्ट किया था. तो पेरिस क्लब क्या है, ज़रा समझते हैं. पेरिस क्लब एक तरीके का इनफॉर्मल ग्रुप है. दुनिया के कुछ अमीर देश हैं, ऐसे देश जो बेसिकली क्रेडिटर हैं, यानी कि जो उधार देते हैं, ऐसे देशों की एक ग्रुप है जिसको नाम दिया गया पेरिस क्लब. दिस क्लब स्टार्टेड टू get formed in 1956 itself, in which Argentina agreed to meet its public creditors in Paris. तो 1956 से आप कह सकते हैं कि इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग की शुरुआत हुई जब अर्जेंटीना अपने डेट को चुका नहीं पा रहा था, एंड देन इट मेट इट्स क्रेडिटर्स इन पेरिस. और वहाँ पे फिर जो अलग अलग अमीर देश हैं जैसे US या कनाडा, ऐसे देशों ने मिल करके फिर एक ग्रुप बना ली जिसको नाम दिया गया पेरिस क्लब. इस पेरिस क्लब का काम ही है कि ये उन देशों की मदद करे जो बेसिकली डेटर कंट्रीज़ हैं, जो उधार लेते हैं और जो कभी कभार उधार देने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है. वैसे देशों को वो मदद करें ताकि वो डिफ़ॉल्ट ना करें. ऐसे कंट्रीज़ जो अनसस्टेनेबल डेट फेस कर रहे हैं उनको हेल्प की जाए ताकि वो डिफ़ॉल्ट ना करें. So you can say कि Paris Club is mostly a group of rich countries, and that is why it is mostly a group of Western creditor countries whose formation started in 1956. It is an informal group of creditor nations. These are the rich countries who try to find workable solution for the payment problems faced by debtor nations. It is a forum where official creditors meet to solve payment difficulties faced by debtor countries. धीरे धीरे over a period of time, number of the members grew, and today there are 22 member countries of this Paris Club, and all these 22 countries are part of OECD group. तो OECD group anyway are the group of developed countries. 37 group countries का group है OECD, and this OECD group is group of developed countries. OECD countries का जितने मेंबर्स हैं उनमें से 22 देशों ने मिल करके ये पेरिस क्लब बनाया है. बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पेरिस क्लब. इंडिया होल्ड्स एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन दिस पेरिस क्लब. क्यों न्यूज़ में है पेरिस क्लब, वो ज़रा देखते हैं. तो पेरिस क्लब ने हाल फिलहाल में IMF को एक तरह की गारंटी दी है ताकि IMF श्रीलंका को बेल आउट कर सके फ्रॉम इट्स करेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो श्रीलंकन इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स. आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन श्रीलंका. इकोनॉमिक क्राइसिस, पिछले साल ये क्राइसिस ट्रिगर हुआ था वहाँ पे जब एग्रीकल्चरल क्राइसिस शुरू हुआ, एंड देन इट गॉट
spiraled into many more economic challenges and then Sri Lanka went for more and more economic losses और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी डेवलप हुए जहाँ पे वहाँ पे प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, तो ओवर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ओवरहॉल करना पड़ा। मुद्दा ये है कि श्रीलंका इज़ करेंटली इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस और इस कारण से श्रीलंका इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्टिंग ऑन इट्स डेट पेमेंट। कई सारे जो अपने लोन हैं, अपने इंटरनेशनल डेट हैं, उस पर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। फॉरगेट अबाउट पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट, श्रीलंका इज़ नॉट इवन एबल टू पे बैक द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द डेट, एक्सटर्नल डेट ओवर इट। तो ऐसे हालात में श्रीलंका को फॉरेक्स रिजर्व की ज़रूरत है, उसको बेल आउट करने की ज़रूरत है और बेल आउट करने का काम IMF कर सकता है। बट IMF helps a country from BOP crisis in bailing out only when it is guaranteed of some reforms in the economic structure of that country। इस तरह की गारंटी दी है पेरिस क्लब ने। उसने IMF को एक तरह की गारंटी दी है। आप देखिए, द पेरिस क्लब विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एश्योरेंस टू द IMF टू बेल आउट श्रीलंका ऑन इट्स डेट। तो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का तो प्रॉमिस नहीं किया है पेरिस क्लब ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, लेकिन पेरिस क्लब ने IMF को ये प्रॉमिस किया है कि वो फाइनेंशियल गारंटी देते हैं कि अगर श्रीलंका लोन अमाउंट पे बैक नहीं कर पाया तो इन दैट केस पेरिस क्लब विल मेक अप फॉर द लॉस। और इस तरह का प्रॉमिस किया उन्होंने IMF को, एंड दैट इज़ हाउ नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि IMF विल हेल्प श्रीलंका फ्रॉम द करेंट और मूविंग आउट फ्रॉम द करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। द श्रीलंकन गवर्नमेंट ओज अबाउट $51 बिलियन। तो इंटरनेशनल डेट लगभग $51 बिलियन के आसपास है। उनके पास $1 बिलियन के आसपास भी फॉरेक्स रिजर्व बचा है नहीं। दे आर अनेबल टू मे पेमेंट इवन फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट्स, फॉरगेट अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट। श्रीलंका की जो करेंसी है वो 80% से भी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो चुकी है और करेंसी डेप्रिसिएट होने के कारण वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऑल दीज आर द चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट आर ट्रबलिंग श्रीलंका टुगेदर इन करेंट सिचुएशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ऑन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या? तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस कंपनी जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक कंपनी है जिसका मेनली 2 एरियाज में स्पेशलाइजेशन है। एक फाइनेंशियल कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो मैं थोड़े टाइम बाद आपको समझाऊंगा। दूसरा, ये बहुत सारे फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कई सारे कंपनियां जो दुनिया भर में रजिस्टर्ड, खासकर लिस्टेड कंपनियां दुनिया भर में हैं, उनको ये ट्रैक करती है। उनकी आप समझिए उनको वो ट्रेस करके देखती है कि क्या उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हो रही। सो इट लुक्स फॉर अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ और इवन एनी इलीगल अनएथिकल बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एनी कंपनी, बेसिकली लिस्टेड कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके का हिंडनबर्ग जो रिसर्च विंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉच डॉग टू द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, कि वो कोई भी इस तरह की इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस ना करे जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई चीटिंग हो या उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो पाए। उस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए, उसको अवॉइड कराने के लिए हिंडनबर्ग keeps an eye on the institutions across the world and that is how it acts as a watchdog। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग पड़ा ही क्यों है? तो कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखने के पीछे कारण ऐसा है कि देयर वाज ए हिंडनबर्ग डिजास्टर इन 1937। ये हिंडनबर्ग डिजास्टर में एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप वो क्रैश कर गया था जिसमें 35 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से माना जा रहा था कि इस डिजास्टर को अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे लोगों के साथ शेयर किया जाता तो। सो तब से हिंडनबर्ग डिजास्टर हैज़ बिकम एन एपिटोम ऑफ मैन मेड एंड सम टोटली अवॉइडेबल डिजास्टर। हम लोग कभी कभार जानबूझ करके कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं जो आगे जा कर के हमारे लिए डिजास्टर का फॉर्म ले लेती हैं। तो हिंडनबर्ग डिजास्टर इज़ एन एपिटोम ऑफ अ मैन मेड डिजास्टर विच कुड हैव बीन अवॉइडेड।
तो मैन मेड डिजास्टर इन फाइनेंशियल फील्ड को अवॉइड करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च विंग जो है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। तो इट एक्सपोज सिमिलर मैन मेड डिजास्टर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। हिंडनबर्ग ने पहले भी कई सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को ट्रैक किया है और उसके बाद इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट बहुत बार लीगल या रेगुलेटरी एक्शंस भी हुए हैं, जैसे कि निकोला, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज ETC। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, आखिर हाल फिलहाल में हिंडनबर्ग रिपोर्ट न्यूज़ में है क्यों। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने या हिंडनबर्ग जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये 100 पेज का लगभग एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हर तरह के मैनिपुलेशन या अकाउंटिंग फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हुई है लास्ट 2 से 3 सालों में। और उन्होंने अदानी ग्रुप पे इस तरह के एलिगेशंस लगाए कि अदानी ग्रुप्स ने कई सारी कंपनियां, फेक कंपनियां, सेल कंपनियां खोली हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, जैसे कि मॉरिशस में, बहामाज में। और इन कंपनियों को खोलने के पीछे अदानी ग्रुप का एक ही पर्पस था कि वो अपने कंपनी के शेयर्स को आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लेट करें और फिर उसको बेचें और जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा कमाएं और बाद में जाकर के उन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो। तो कई बार जैसे सरल भाषा में क्या कहते हैं, जैसे टिकट की ब्लैक लोग करते हैं, सिनेमा घर के टिकट को ब्लैक करते हैं, पहले खुद खरीद लेते हैं एडवांस में बहुत ज़्यादा, जिससे उस टिकट की स्कैरसिटी हो जाती है और बाद में उसको वो महंगे दामों पे बेचते हैं। इसको आप होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। तो होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग का आप सोफिस्टिकेटेड वर्जन कह लीजिए आप, एंड दैट टू इन द सिक्योरिटी मार्केट। इस तरीके का कुछ एलिगेशन लगाया गया है हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन इट्स रिपोर्ट अगेंस्ट अदानी ग्रुप। अभी जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, अभी इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तो काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि इन्होंने फेक कंपनियां बनाई हैं, उन फेक कंपनियों में अपने ही फैमिली मेम्बर्स को इंस्टॉल किया है और गलत या फॉल्सिफाइड बैलेंस शीट्स बनाए हैं टू कवर अप देयर डेट्स। और उन्होंने दे हैव टेकन अप देयर शेयर्स टू अबाउट 85% हाई in recent time, and that too not on the real gains but on the basis of these falsified informations that they have spread across the market। तो इस तरीके का एलिगेशंस लगाया हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पे और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अदानी ग्रुप के शेयर वैल्यू पे। अदानी ग्रुप का ओवरऑल अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो पिछले 10 दिनों में उनका मार्केट कैपिटल 50% के आसपास नीचे आया है। यानी कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो नेट वर्थ है आप मान सकते हैं वो 50% के आसपास कम हो गया। दे हैव लॉस्ट अबाउट 118 बिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर, वूपिंग नंबर इन लास्ट 10 days। Why? Because there have been allegations of stock manipulation, improper use of tax havens, money laundering, mounting debts and all by Hindenburg Research Wing on against Adani Group। अब जरा समझते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग इस तरह के इंफॉर्मेशंस निकालता क्यों है, उसका क्या इंटरेस्ट है इसके पीछे। क्या वो सिर्फ एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है या उसका खुद का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हिंडनबर्ग जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली 2 काम करते हैं। एक तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं। एट द सेम टाइम दे एक्ट एज अ शॉर्ट सेलर कंपनी। शॉर्ट सेलर कंपनियां क्या होती हैं? शॉर्ट सेलर कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो दूसरे लोगों से शेयर्स वो रेंट पे लेते हैं और उस शेयर को वो बेचते हैं, वहाँ से फंड रेज करते हैं और उस फंड को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक शेयर्स के भाव गिर ना जाएं। और फिर जब शेयर्स के भाव गिर जाते हैं तो उसी फंड से उन शेयर्स को ख़रीद करके वापस से शेयर को वापस कर जिस ओरिजिनल बायर से उन्होंने लेकर के आया था उसको वापस कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपको अभी तक बातें समझ नहीं आई होंगी, तो अब मैं शॉर्ट सेलिंग को डिटेल में समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, शॉर्ट सेलिंग को आप इस टैगलाइन से समझ सकते हैं, बाई लो सेल हाई। तो मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडर है, कोई ट्रेडर ABC है, उसको लगता है कि किसी कंपनी XYZ के शेयर्स आने वाले दिनों में गिरेंगे
इसके शेयर्स गिरने वाले हैं। ABC नाम का ट्रेडर है और उसका भरोसा है, उसने कुछ रिसर्च किया, उसको पता है XYZ कंपनी के शेयर्स के दाम गिरेंगे। तो वो क्या करेगा, वो 100 शेयर्स, वो जो ट्रेडर है इस कंपनी XYZ के 100 शेयर्स किसी दूसरे से बोरो कर लेगा और बोरो करके इन शेयर्स को वो बेच देगा मार्केट में एट द करेंट प्राइस। तो मान लीजिए कि करेंट प्राइस शेयर का चल रहा है 50 रुपये पर शेयर। तो ट्रेडर को पता है कि शेयर्स के दाम गिरेंगे फ्यूचर में, इसलिए उसने 100 शेयर्स को बोरो किया और मार्केट में बेच दिया उस टाइम के रेट के हिसाब से, मान लीजिए 50 रुपये पर शेयर के रेट के हिसाब से। तो उस ट्रेडर के हाथ में 5,000 रुपये तो कैश के फॉर्मेट में आ गया। अब जब शेयर्स के दाम गिर करके 50 से 40 हो जाएंगे, तब वो शेयर होल्डर क्या करेगा कि 40 रुपये के भाव पे वापस से 100 शेयर खरीदेगा, यानी कि उस केस में उसको 4,000 रुपये पे करने होंगे। और ये 100 शेयर्स खरीद करके वो पहली कंपनी जिससे उसने भाड़े पे लिया था, बोरो किया था, वो 100 शेयर्स को वो वापस कर देगा। सो बेसिकली शॉर्ट सेलर्स वो होते हैं जो पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स के भाव गिरने वाले हैं, वो उस कंपनी के शेयर्स किसी और से बोरो करते हैं और ओरिजिनल भाव पे बेच देते हैं, और जब कंपनी के शेयर्स के भाव गिर जाते हैं तो उस भाव पे वो वापस से शेयर्स को खरीद करके जहाँ से भी उन्होंने बोरो किया था उसको वापस कर देते हैं। दैट इज़ हाउ दी शॉर्ट सेलर्स दे मेक प्रॉफिट। सो हिडेनबर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइनेंशियल एनालिसिस भी करता है, इरेगुलरिटीज़ भी फाइंड आउट करता है, साथ ही साथ ये शॉर्ट सेलर भी है। और हिडेनबर्ग ने क्या किया है, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कई सारे शेयर्स खरीद रखे हैं और उसमें उसको शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो शॉर्ट सेलिंग करके हिडेनबर्ग को तभी तो फ़ायदा होगा जब अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के दाम नीचे गिरेंगे। और कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स के दाम नीचे गिराने के लिए खुद ही इस तरह के इन्फॉर्मेशंस को मार्केट में लीक कर देते हैं कि इस ग्रुप ने ऐसा इरेगुलरिटी किया है, ऐसी गलतियां की हैं, फ्रॉड्स किए हैं, ताकि लोगों का ट्रस्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में कम हो, लोग इसके कंपनी के शेयर्स खरीदना छोड़ दें, शेयर्स के दाम नीचे गिरें। और ऐसे केस में ये लोग वापस से, क्योंकि ये तो शॉर्ट सेलर हैं, ये लोग हाइयर प्राइस पे, तो अदानी का इन्फॉर्मेशन लीक करने से पहले या रिपोर्ट बनाने से पहले हिडेनबर्ग ने अदानी के शेयर्स पहले किसी से बोरो करके बेच दिया मार्केट में और फंड रिलीज कर लिया, फंड काफ़ी सारा रेज कर लिया। तो अदानी के बढ़े हुए शेयर्स के दाम पे इन्होंने शेयर्स बेचे और काफ़ी सारा फंड रेज कर लिया। अब जब तक अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के दाम नीचे नहीं गिरेंगे तब तक इनको फ़ायदा तो होगा नहीं। तो अब ये नीचे गिराने के लिए इन्होंने इस तरह की इरेगुलरिटीज़ की रिपोर्ट निकाली है और अब अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स लगभग 50% नीचे गए हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग रेशियोज़ में गए, ओवरऑल 50% नीचे गए हैं। तो यानी कि अब हिडेनबर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब ये शेयर्स को बेचेगा तो इसको लगभग 50% का फ़ायदा होगा, 50% गेन। अभी सवाल ये उठता है कि क्या शॉर्ट सेलिंग इलीगल है या लीगल है। तो शॉर्ट सेलिंग पूरी तरह से लीगल है, इसमें कोई बुरी बात है नहीं, इट्स अ लीगल प्रैक्टिस इन फाइनेंशियल अरीना। लेकिन हाँ, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए इलीगल तरीके अपनाना, शेयर वैल्यूज़ को जानबूझ करके गिराना, गलत इन्फॉर्मेशन से रिलीज़ करना, इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करना, ये सब इलीगल है। तो अब इस केस में होगा क्या, या तो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ एक्शन होगा या तो हिडेनबर्ग ग्रुप के खिलाफ एक्शन होगा, किसी ना किसी को तो अब सैक्रिफाइस होना होगा। दिस इज़ हाउ द गेम हैज़ बिगन, इट हैज़ और हैज़ इट रीच टू दैट पॉइंट, इट इज़ नाउ जीरो सम गेम। हिडेनबर्ग ग्रुप ने इतने सीवियर एलिगेशंस लगाए हैं जिस कारण से अडानी ग्रुप को 50% का लॉस हुआ है। तो नेचुरल सी बात है कि हिडेनबर्ग ग्रुप को अब प्रूव करना होगा कि ये एलिगेशंस ट्रू हैं। अगर वो नहीं साबित कर पाते हैं तो अदानी ग्रुप काउंटर सू करेंगे और हिडेनबर्ग ग्रुप विल बी कंप्लीटली लॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, बट इट इज़ येट टू बी सीन कि जितने भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं वो कितना सही हैं, कितने % तक वो दे प्रूव आउट टू बी ट्रू, दैट हैज़ टू बी सीन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सीजियम 137 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सीजियम हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया था, देखिए सीजियम 137 का एक छोटा सा कैप्सूल ऐसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खो गया था। इट वॉज बींग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम
न्यूमैन टू पर्थ इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बीच रास्ते में ही ड्यूरिंग द ट्रांजिट इटसेल्फ इट गॉट लॉस्ट। अब छोटा सा कैप्सूल साइज का सीजियम है, इसके खो जाने से क्या समस्या है? प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ हाईली रेडियो एक्टिव, तो लगातार ये डिके होता रह रहा है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है। इस कारण से इसके आसपास में जो लोग भी हैं उन लोगों को स्किन के लेवल पे डैमेजेस होने के चांसेस है, इवन स्किन कैंसर होने के चांसेस थे। इस कारण से इसको ढूंढा गया, काफ़ी मेहनत से ढूंढा गया, लेकिन चूंकि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इसकी रेडियो एक्टिविटी को ट्रैक करके इसको ढूंढा गया और वापस से इसको अक्वायर करके सेफ तरीके से डिस्पोज कर दिया गया है। सीजियम 137 की बात की जाए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ सीजियम। तो बहुत रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। इसकी हाफ लाइफ है लगभग 30 ईयर्स, 30.05 ईयर्स। सीजियम 137 can cause serious illness when touched, leading to burns and acute radiation sickness. External exposure can increase the risk of cancer because of the presence of high energy beta gamma radiations. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं सीजियम 137 के। सीजियम 137 is also released as a part of a spent fuel in nuclear plants. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से बात की जाए तो दे आर नॉर्मली सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड सिल्वरी वाइट मेटल। दे बिकम लिक्विड नियर रूम टेम्परेचर बट दे ईजिली गेट इनटू बॉन्ड्स विथ क्लोराइड्स एंड दस क्रिएट्स क्रिस्टलिन पाउडर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मे द मेफी फेस्टिवल. So this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. So this is one of the most important socio-religious festival for Ahom community. इसमें basically ancestral worshipping की जाती है and it is celebrated annually or performed annually you may say on 31st January every year in the memory of the departed of some common venue. So it is a festival to show respect to the departed ancestors. जो लोग चले गए हमारे पूर्वज, उनको respect दिखाने के लिए ये festival मनाया जाता है. So according to the belief of Ahom, the ancestors soon turn into gods. And when an individual immortal soul joins the soul of the supreme being, तो ancestors after death they turn into god, और इसी कारण से उनकी पूजा की जाती है. The offering may means, the word may means offering, dam means ancestor and fee means god. May them fee, may them may fee. So the word Medam Mefi means oblations offered to ancestors' spirits. If you see from the Ahom chronicles, it can be known that when Lengdan, the king of heavenly kingdom, sent two of his grandsons Khunglung and Khunlai to Mongri, China, at that moment Ye Cheng Fa, the god of knowledge, advised him to perform Medam Fi in different months of a year on different occasions to pay respect to the ancestral spirit. तो ये इसके पीछे की लेजेंड है। इसको आप अगर कहीं देखिए कैसे इस्तेमाल होगा ये इन्फॉर्मेशन, कहीं अगर मेदाम्फी फेस्टिवल पे आ गया शॉर्ट नोट इन जीएस पेपर 5 APSC में, तो वहाँ पे इस तरह के इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सकते हैं. सिंस दैट डे till now, Medamfi has been observed by all Thai Ahoms. Ahom kings perform this festival on many occasions. Worship is done by Ahom priests like Deodhai and Bailung by chanting Thai mantras, lighting earth lamps and animal sacrifices. A pillar is formed which is known as Damkhuta, which is being worshipped with things like homemade wine, Mahaprasad, rice with meat and fish. Colorful processions and devotees in traditional fineries are taken out on the occasion. The next topic is about Irula tribe. This topic is important from prelims exam point of view. तो इरुला ट्राइब हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया? इरुला ट्राइब वैसे तो बहुत बैकवर्ड ट्राइब है. ये लोग स्नेक कैचर्स हैं, रैट कैचर्स हैं, इवन रैट को खाते भी हैं. एंड दैट इज़ हाउ दे आर वेरी बैकवर्ड, वेरी मार्जिनलाइज्ड यू में से. तो हाल फिलहाल में इरुला ट्राइब से 2 लोगों को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है. तो इस कारण से इरुला ट्राइब हैज़ बीन इन न्यूज़. इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. दे आर इंडियाज़ ओल्डेस्ट indigenous community and they are one of the particularly vulnerable tribal group. They live primarily in the northern district of Tamil Nadu as well as parts of Kerala and Karnataka.
They speak Irula language, which is related to Dravidian language like Tamil and Kannada. Irulas have traditionally caught snakes and rats and they survive on that. Rats वो खा भी लेते हैं, snakes को क्या पकड़ने पे इनको पैसे भी मिलते हैं. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. G20 मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप was held in Guwahati. And term angel tax seen in news is one type of income tax. That's all from our side for today. Thanks for watching.